प्लाज्मा स्टेट क्या होता है बताइए। हम्म। किसी भी पदार्थ को कि प्लाज्मा को। हाँ तो किसी पदार्थ को नहीं ना कहिएगा, क्या कहिए, प्लाज्मा को। प्लाज्मा में क्षमता होती है कि वो गर्म करने पर आयोनाइज्ड हो जाता है और इनलाइटेड हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बताओ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसको बोलते हैं। हाँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसको कहा जाता है। नहीं पता। कौन से गैस को, बोसोन गैस को। क्या होता है बोसोन गैस का, कितने टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। -273। तो क्या होता है फिर, उसका गति रुक जाता है, उसको क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था, आइंस्टीन और ऑनलाइन वाले लोग लिखिए पहले, तब ना रिप्लाई करेंगे। ऑनलाइन वाले लोग पहले आंसर दीजिए तो रिप्लाई करेंगे ही। ठीक है, बताइए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों का था। इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि बोसोन गैस के 1 लाख पार्टिकल में से एक पार्टिकल को लेकर उसे एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाता है, यही ना। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन था। यानी रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण। तो जब रासायनिक वर्गीकरण किया गया था तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में, पहला क्या था, प्योर, और दूसरा मिक्सचर, अनप्योर। पहला क्या था, प्योर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अनप्योर क्या होता है, अनप्योर क्या होता है, अनप्योर कंपाउंड। एलिमेंट को क्या कहते हैं, तत्व। और कंपाउंड यौगिक। तो तत्व में एक लाइन लिखिएगा, तत्व लिख करके, एलिमेंट, एलिमेंट। एलिमेंट में लिखिएगा, तत्व में। ये एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा, ये एक प्रकार के परमाणुओं, ब्रैकेट में एटम, एक प्रकार के परमाणुओं, ब्रैकेट में एटम द्वारा बने होते हैं। एक प्रकार के परमाणुओं, ब्रैकेट में एटम द्वारा बने होते हैं। हो गया। तो एक तरीके के एलिमेंट से जो बना, एटम से जो बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, तत्व। अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा, इन्हें, इन्हें संकेत, इसी का अगला पॉइंट, इन्हें संकेत द्वारा, सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें संकेत, सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, Fe, हाँ, फेरस आयरन, Fe, कॉमा, Ca कैल्शियम, Mg, Na, Na सोडियम, K पोटेशियम, Sn टीन, एक्सेट्रा। ठीक है। तो तत्व किसको कहते हैं समझ गए, जो एक प्रकार के किससे बना हुआ होगा,
परमाणु से, एटम से बना हुआ होगा, तो क्या कहेंगे? तत्व। तत्व को कभी भी दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद लिखिएगा कंपाउंड, यौगिक। नेक्स्ट लिखिएगा कंपाउंड, यौगिक। एक मिनट रुक जाओ। तत्व में और तत्व का भी क्लासिफिकेशन था क्या? क्या क्या था? मेटल, नॉन मेटल। यौगिक लिख लिए क्या? अच्छा लिख लिए तो लिख लो फिर, उसके बाद मेटल को। हाँ, नहीं अलग अलग नहीं होगा, साथ में हो जाएगा। यौगिक अब लिख लिए हो तो लिख लो उसमें। यौगिक में लिखना, ये दो या अधिक प्रकार के, ये दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इनका, कॉमा दे करके, इनका रासायनिक सूत्र निर्धारित होता है। इनका रासायनिक सूत्र निर्धारित होता है। रासायनिक सूत्र निर्धारित होता है, एग्जाम्पल में लिखिएगा H2O, H2O, CO2, CO2, एयर, हाँ वायु, एयर, एयर भी मिक्सचर है, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसमें कंपाउंड को दो भागों में हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो पहले लिख लो ऑर्गेनिक, इसमें कंपाउंड में ए दे करके लिख लो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, कार्बनिक, कार्बनिक। लैपटॉप पर क्लास नहीं चलता है, एक बार आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, उसमें बता दिया जाएगा क्यों नहीं चलता है। लैपटॉप पर तो ऐसे चलता है। ऑफिस में एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिए, ऑफिस वाले नंबर पे, वो लोग बता पाएंगे, टेक्निकल टीम वाले लोग बताएंगे, उसमें पूछ लेंगे एक बार आप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में लिखिएगा। लैपटॉप पे आप लोगों में नहीं चलता? लैपटॉप पे चलता है, कुछ टेक्निकल इशू होगा, एक बार ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिए। कुछ लोग, बाकी लोगों का तो चलता है, ये ऐप तो ठीक है, इस पर चल रहा है क्लास। चलिए ऑर्गेनिक में लिखिएगा, ये पदार्थ, ये पदार्थ कार्बन द्वारा, कार्बन द्वारा निर्मित होते हैं। कार्बन द्वारा निर्मित होते हैं, कॉमा, ये जैव अपघट्य, जैव अपघट्य ब्रैकेट में बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघट्य बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैव अपघट्य बायो ब्रैकेट में बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक पदार्थ जो भी होगा वो किसके द्वारा बना हुआ होगा? कार्बन। उसमें क्या दिखेगा आपको? कार्बन दिखेगा, समझ गए? अब जब कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। जैव अपघट्य का मतलब मिट्टी में डाल देंगे तो सड़ गल जाएगा। जितने सारे धरती पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जिसमें जीवन है, वो सब किसका बना हुआ है? ऑर्गेनिक। हम लोग क्या है? ऑर्गेनिक। प्लांट क्या है? ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल में लिखिएगा CO2, CO2, इसमें कार्बन है ना? तो ये CO2 क्या होगा? ऑर्गेनिक। उसके बाद लिख लो C2H5SH, C2H5SH ब्रैकेट में लिख लेना इथाइल मार्केप्टेन। इथाइल मार्केप्टेन। ठीक है, यानी इथाइल मार्केप्टेन ये क्या है? तो इस इसका यूज किया जाता है किस चीज में? इथाइल मार्केप्टेन का किस चीज में किया जाता है? LPG गैस में स्मेल डालने में। ठीक है, LPG गैस में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कहीं पर, स्मेल मिलाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? इथाइल मार्केप्टेन। LPG गैस जो होता है उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, वो गंधहीन गैस होता है, लेकिन वोलाटाइल गैस है, विस्फोट करेगा, जल जाएगा, आग लगा देगा, इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है?
स्मेल आ जाएगा। एलपीजी गैस में जैसे ही इथाइल मार्केप्टेन आप मिलाओगे तो उसमें स्मेल आ जाएगा। स्मेल आने से फिर पता का चल जाएगा, लीक करेगा अगर गैस तो दुर्घटना से बच सकते हैं। तो उसमें इथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है, याद रहेगा। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मीथेन, CH4। ठीक है, ये सब आपका जिसमें कार्बन दिखेगा सब क्या है? ऑर्गेनिक। उसके बाद लिख लीजिएगा इनऑर्गेनिक। मीथेन गैस या फिर इसको मार्स गैस या फिर इसको बायोगैस कहा जाता है। ऑर्गेनिक के बाद दूसरा लिखिएगा इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। अकार्बनिक इसमें लिखिएगा, इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है। इसमें कार्बन अनुपस्थित अनुपस्थित होता है, यानी इनमें कार्बन नहीं मिलेगा, कॉमा ये जैव अपघट्य नहीं होते हैं। जैव अपघट्य नहीं होते हैं यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जैव अपघट्य नहीं होते हैं। ठीक है, मिट्टी में डालने पर सड़ेगा गलेगा नहीं। एग्जाम्पल में लिख लो H2O, H2O, कॉमा NH4, NH4, NH3 भी होगा, अमोनियम भी होगा, NH4 भी होगा। और क्या होगा बताइए? जितना सब है, पॉलीथीन वगैरह भी इसी में आएगा। थीन जो होता है पॉलीथीन, पॉलीमर्स जो जो होगा ना वो सब इसमें आ जाएगा, पॉलीथीन आ जाएगा। हाँ हाँ, ये सब आपका किस में आ जाएगा? नॉन, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक में आएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद लिखिएगा, अब उसका लिख लो, एलिमेंट का लिख लो। नेक्स्ट, उसमें क्या था एलिमेंट में? पहला मेटल, धातु। ये तो चैप्टर ही हम लोगों को खैर आगे पढ़ना है डिटेल में, धातु के बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। धातु, धातु में पहला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, मेटल में पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो भी धातु होगा रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा? सॉलिड। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा। पहला हो गया रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, ब्रैकेट में लिख लेना मैलिएबल। ये आघात वर्धनीय, मैलिएबल होते हैं। आघात वर्धनीय, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब उसको गर्म करके अगर पीटा जाए तो शीट के रूप में बदल जाए। समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये लोहा का है, इसको हीट करें, गर्म करें और गर्म करके इसको क्या करें? पीटा जाए तो किस में बदल जाएगा? शीट, चादर के रूप में बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आघात वर्धनीय। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ये तन्य, ये तन्य, डक्टाइल, ये तन्य ब्रैकेट में लिखिएगा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होते हैं मतलब अगर इसको ये मान लो आयरन सीट है, हाँ, गर्म करके इसको खींचा जाए तो ये तार के रूप में बदल जाएगा। समझ गए? तो सीट के रूप में बदलना आघात वर्धनीय, तार के रूप में बदलना डक्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये ऊष्मा और विद्युत के, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक ब्रैकेट में कंडक्टर, कंडक्टर होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ गए? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? हाँ, किसको? ऊष्मा को हीट बोला जाता है।
विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्टर। उसके बाद लिखना फिफ्थ में, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आउटर ऑर्बिट में क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कैरी करता है, कंडक्ट करता है। बताया समझ में। अगला पॉइंट लिखिएगा, छठा पॉइंट, इनके बाहरी कक्षा में, इनके बाहरी कक्षा, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्बिट, इनके बाहरी कक्षा, ब्रैकेट में ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 से कम, इनके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक ये रहा किसके बारे में, धातुओं के बारे। एक और लिख लो, इनमें धात्विक चमक, हाँ धात्विक चमक, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, ब्रैकेट में लिख लो मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर होता है, होता है मतलब ये चमकेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इन्हें पीटने पर, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न हो, ध्वनि, इन्हें पीटने पर ध्वनि, ब्रैकेट में लिखिएगा सोनोरस, इन्हें पीटने पर ध्वनि, ब्रैकेट में सोनोरस उत्पन्न होती है, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा Fe, Fe, Au, Ag, ठीक है, हो गया। ये सब किस में आ जाएगा, मेटल में। ध्यान से देखो, धातु का क्या क्या हो गया, पहला पॉइंट आपने लिखा है कि जो भी मेटल होगा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। रूम टेम्परेचर किसको कहा जाता है, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला जाता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रूम टेम्परेचर पर जो भी मेटल होगा वह कैसा होगा, सॉलिड होगा। एक्सेप्शन है वो याद रखोगे यहाँ पर, एक हाँ एक्सेप्शन में वहीं पर लिख लीजिएगा Hg, एक्सेप्शन है Hg, ठीक है। Hg जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, पारा जो होता है मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर तरल, बाद बाकी इसको छोड़ के सारे धातु ठोस होंगे, ये कैसा होगा, लिक्विड। जैसे थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है, पारा। एस्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है जिसे ब्लड प्रेशर में पर मेजर किया जाता है, उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, समझ गए। तो ये याद रखोगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आघात वर्धनीय, पीटने पर सीट जैसा, चादर जैसे हो जाएंगे। और तन्य का मतलब गर्म करके खींचने पर तार जैसे हो जाएंगे। सुचालक मतलब विद्युत और उष्मा को क्या करेंगे, पास करेंगे। ये अगर लोहा का हो, उसका दोनों का दोनों नीडल क्या करेगा, कैरी करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। हीट को भी करेगा, लोहा को इधर से आप गर्म करिए और इधर छुए रहिए, तो इधर से हीट ट्रांसफर होते होते पता चला इधर भी गर्म हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कैरी करेगा। मेटेलिक लस्टर मतलब इसमें एक अलग चमक होती है, ये चमक होते हैं। सोनरस मतलब पीटने पर टन टन का आवाज करेगा, जैसे स्कूल में घंटी वंटी देखे होंगे वो सब, ठीक है। पीटने पर क्या करेगा, आवाज उत्पन्न करेगा, उसको क्या कहा जाता है, सोनरस। बाहरी कक्षा में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 4 से कम। धातु का एक लौता अगर महत्वपूर्ण पहचान है तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम। ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो एक हमने एग्जांपल लिया क्या, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। अब एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। उन नील्स बोर ने ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले बताया था। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, ठीक है। ऑर्बिट मतलब कक्षा, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, नील्स बोर ने, ठीक है। क्या नाम था, नील्स बोर। इन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में, ऑर्बिट के बारे में। क्या कहा कि जो ऑर्बिट होता है
उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? के, एल, एम, एन। ठीक है, के, एल, एम, एन, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। नील्स बोर के बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सोमरफेल्ड। क्या नाम था? ये आगे लिखवाएंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। क्या नाम था? सोमरफेल्ड। इन्होंने जानकारी दी थी किसके बारे में? सब ऑर्बिट। किसके बारे में? सब ऑर्बिट, मतलब उपकक्षा। समझ में आया? और उपकक्षा के बारे में सोमरफेल्ड ने क्या कहा? इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस, पी, डी, एफ। ठीक है, यानी उपकक्षा को किससे डिनोट किया जाएगा? एस, पी, डी और एफ। और ऑर्बिट को के, एल, एम और एन। अब एक फॉर्मूला दिया था नील्स बोर ने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। वो फॉर्मूला था 2n²। क्या फॉर्मूला था? 2n²। n जो है यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हम आपसे पूछे कि k ऑर्बिट जो है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर k पहला ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट है ना जी, तो पहला ऑर्बिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 और 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो k ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। दूसरा कौन सा है? l, तो l सेकेंड ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है ना, तो 2 का 2 से क्या करेंगे? स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। m है तो 2 का 3 से स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 18, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 18। फिर 2 का 4 से स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इससे कम इलेक्ट्रॉन, जैसे के में 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो लेकिन 3 कभी नहीं रहेगा। एल में 6 रह सकता है, 5, 2, 3, 1 कुछ भी रह सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और सोमरफेल्ड ने क्या कहा कि सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो हमेशा 2, 4, 10 और 14। सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरा आता है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 4, डी में 10, एफ में 14। इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, वो सब ऑर्बिट के आधार पर निकालते हैं। खैर, अब यहाँ पर सोडियम है Na, तो बाहर से ये सब ऑर्बिट रहेगा ना इस पर भी। तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, यह दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया, चौथा ऑर्बिट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या है? ऑर्बिट, कक्षा। अब यहाँ पर इस सोडियम का जो न्यूक्लियस है, भीतर का जो नाभिक है, यहाँ अंदर में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? बाहरी कक्षा में। तो देखो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? पहले सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा हो गया? ये के, एल, एम, एन। समझ में आ रहा है? तो के ऑर्बिट जो है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 2 इलेक्ट्रॉन है। के बाद क्या है? एल। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया? 10। बचा क्या गो? तो एम में क्या इलेक्ट्रॉन? एन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यानी इसका लास्ट ऑर्बिट जो है वो कौन सा है? एम ऑर्बिट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एम ऑर्बिट में इसके होगा। समझ में आ रहा है? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है कि कम है? कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 है। तो सीधा सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं? सोडियम क्या है? मेटल। सोडियम क्या है? मेटल। अब इसको हम लोग याद सिंपल भाषा में, अब इतना का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसे 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन तो मेटल। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13। इस 13 को सीधे क्या लिख सकते हैं? 2। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। कैल्शियम 20। 20 को क्या लिखेंगे? 2, 2, 8, 8, 2। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी 8 कहां से आया ये नहीं समझ में आया होगा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम का क्या होता है, 2 8 8 2, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी धातु है। तो जिस भी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस में जाएगा, धातु में। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, मेटल समझ में आ गया, नहीं आया। तो मेटल क्या है, तत्व है, मेटल क्या है, तत्व, एलिमेंट है। उसके बाद लिखिएगा नॉन मेटल। किसको, नहीं क्या जरूरत लिखना, ये आगे मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो मिलेगा उसमें। नॉन मेटल लिखिएगा, पहला पॉइंट, सभी गैसें अधातु होती हैं। मतलब नॉन मेटल, सभी गैसें अधातु होती हैं। जितना सारा गैस है सबका सब क्या है, अधातु। अपवाद, अपवाद एक्सेप्शन, अपवाद में लिखिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन तरल अधातु है, ब्रोमीन तरल अधातु है, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन तरल अधातु है, हो गया, लिक्विड नॉन मेटल। अब जैसे मेटल में एक एक्सेप्शन था, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, वैसे ही नॉन मेटल में ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो किस अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड, याद रहेगा। चलिए आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। अब बाकी जितना गैस है सब नॉन मेटल, जैसे क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, ये सब आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ये सबका उल्टा हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये तन्य, हाँ ये तन्य कॉमा आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय कॉमा सुचालक, सुचालक नहीं होती हैं, सुचालक नहीं होती है, सुचालक नहीं होती है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत का सुचालक है, समझ में आया। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक। पेंसिल में क्या भरा हुआ रहता है, ग्रेफाइट, ठीक है। दोनों सिरा पेंसिल का छिला जाए और इसको इलेक्ट्रिसिटी में टच कर दिया जाए तो खतरनाक करंट मारेगा, विकेट गिर जाएगा, समझ में आ रहा है समझ गए। यानी अब कोयला जो है वो आपका क्या है, इंसुलेटर है कोयला, और कार्बन का ही कंपाउंड आपका क्या है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में है वो आपका क्या है, कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट को क्या याद रखोगे, कंडक्टर, अधातु होते हुए कंडक्टर। बाकी सारा का सारा कंडक्टर, अब किसी भी गैस से एयर कभी पास नहीं करेगा, लेकिन केवल ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट, इनमें धात्विक चमक नहीं होती तथा, इनमें धात्विक चमक नहीं होती तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, धात्विक चमक नहीं होती तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अब कोई मेटेलिक क्लस्टर नहीं होगा, समझ में आया। सोनरस भी नहीं होगा, मतलब पीटने पर आवाज नहीं आएगा, लकड़ी को लेकर के पीटिए तो आवाज आएगा, नहीं आएगा, तो सोनरस भी नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके बाहरी कक्षा में, इनके बाहरी कक्षा में
4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 से ज्यादा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्या है? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है। तो 17 को क्या लिख सकते हो आप? 2 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखोगे? 2 और 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो जाएगा, वो आपका क्या है? नॉन मेटल है, अधातु। याद रहेगा? चलिए, उसके बाद लिखिएगा मेटेलॉइड। मेटेलॉइड उपधातु, मेटेलॉइड। नेक्स्ट है मेटेलॉइड उपधातु। उपधातु इसमें लिखिएगा। इन्हें अर्धचालक, इन्हें अर्धचालक, अर्धचालक ब्रैकेट में सेमी कंडक्टर, अर्धचालक ब्रैकेट में सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कहते हैं, कहते हैं। अगला पॉइंट, ये बहुत कम मात्रा में, ये बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा, बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अगला पॉइंट, इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या लिखे थे लास्ट पॉइंट? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, यंत्रों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में अर्धचालक, अर्धचालक का प्रयोग होता है, अर्धचालक का प्रयोग होता है। इसको ध्यान से देखो। देखो, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो होता है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटल का भी गुण होता है प्लस नॉन मेटल का भी गुण होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा भी और नहीं भी करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा तो बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। धातु एकदम जितना इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, उसकी क्षमता है, वो जाने देगा। समझ में आ रहा है? अगर कॉपर का आपके पास तार है और तार थोड़ा मजबूत है कॉपर का, जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहो पास करा दो। अभी नहीं कि बाल जैसा पतला कॉपर का तार है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, तारे गल जाएगा, है ना? मजबूत तार है तो जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहो उससे क्या होगा? पास होगा। लेकिन जो अधातु उपधातु होते हैं, इससे बहुत ही कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। विद्युत से चलने वाले जो उपकरण हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिवाइस। और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले यंत्र कितने तरह के? 2 तरह के। पहला क्या है? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डिवाइस, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रिक डिवाइस का पूछा जाए तो इसको ऑपरेट होने में बहुत अधिक ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब जैसे आपके घर में पानी का मोटर है, तो मोटर जो है वो कैसा यंत्र है? इलेक्ट्रिक है। समझ में आ रहा है? उसको चलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इसको बनाने में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? मेटल का, धातु का उपयोग करेंगे इसको बनाने में। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। या फिर और भी कुछ यंत्र हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, तो फ्रिज को चलने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। प्रेस आयरन हो गया, ठीक है, तो वो सब आपका किस डिवाइस में आ गया? इलेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक को अगर उतना एनर्जी मिल जाए तो वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जिसको बहुत कम चाहिए। तो जैसे आपका एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन किस में आता है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। कंप्यूटर है ना? तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग क्या डेफिनेशन याद करते थे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बचपन में याद करते थे ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद वाला याद ही नहीं होता था कभी, अभी भी याद नहीं है। तो बस इतने एक लाइन याद होता था शुरू का, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद होता था इट टेक्स डाटा इन सीपीयू, ये सब याद नहीं होता था, है ना? एग्जाम में चार, अब बड़ी मेहनत से हम लोग रटते थे, एग्जाम में भुला जाता था। तो कंप्यूटर जो है वो कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। इसको ऑपरेट होने में कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और भी आपका मोबाइल है, मोबाइल कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। एलईडी टीवी जो अभी के डिब्बा वाला टीवी नहीं, पहले डिब्बा वाला टीवी आता था, इतना उसका अब कहाँ मिलता है? वह वो पुराना वाला रखा हुआ होगा वो अलग, अब कहाँ मिल रहा है? अब टीवी जो आ रहा है सब क्या आ रहा है? एलईडी आ रहा है, ठीक है। जैसे शुरू शुरू में मूवी हम लोगों को देखना होता था, तो सिनेमा देखने के लिए घर में होता था वीसीआर। आप लोग देखें वीसीआर? हाँ, हम लोग के यहाँ था वीसीआर। उसका इस तरह का कैसेट होता था चौड़ा, अब बीच में रील टाइप का ऐसे ऐसे रहता था, है ना? हाँ, वो पूरा इतना बड़ा स्क्वायर शेप का उसका कैसेट होता था, वो हम लोग उसमें ये करते थे। एगो इतना बड़ा कैसेट में एगो फिल्म रहता था। वीसीआर के बाद आया वीसीपी, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ। उसके बाद आया वीसीपी, उसका भी कैसेट इसी तरीके का। उसके बाद आया आपका सीडी, नहीं नहीं सीडी नहीं, वीसीडी। क्या नाम था? वीसीडी। इसमें गोल वाला कैसेट आ गया। अब गोल वाला एक कैसेट में एक ही मूवी होता था। उसका वीसीडी के बाद आया डीवीडी। हाँ, तो डीवीडी आया, तो डीवीडी में एक कैसेट में 5-6 फिल्म रहने लगा, है ना? तो इतना जर्नी धीरे धीरे बढ़ा ना। तो वैसे ही टीवी में भी हुआ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर रंगीन टीवी, फिर कलर टीवी आया, फिर अब एलईडी स्क्रीन आ गया। अब मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है आपका टेलीविजन, है ना, उससे चलता है, तो वो सारा कुछ आ गया। तो कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब जो ऑपरेट होते हैं जिसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको हम लोग किस में रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किसका यूज किया जाता है? मेटल वायर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेटल वायर्ड। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हर जगह हम लोग देखने को मिलता है वो कौन सा है? मेटल वायर्ड का बताइए। सेमीकंडक्टर का? आर्सेनिक भी हो जाएगा, सिलिकॉन। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? सिलिकॉन। जैसे आपका सिम कार्ड में चिप लगा रहता है ना, सिम कार्ड में पीला रंग का जो चिप होता है वो किसका बना रहता है? सिलिकॉन का बना रहता है। मोबाइल मेमोरी कार्ड का जो चिप है वो सिलिकॉन का बना हुआ है ना? एटीएम में चिप लगा रहता है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सेमीकंडक्टर याद रखोगे क्या नाम है? सिलिकॉन। और भी कई सारे, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग कौन होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद है आर्सेनिक और जर्मेनियम, बोरोन, टॉलीरियम, ठीक है। ये सब आपका किस में आता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 4-5 एग्जाम्पल जो लिखे हैं लिख लीजिए उसमें। सही बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी सब रिश्ता उस्ता ये कर दिया है। चलो हो गया। पहले के टाइम में एक चलता था रामायण, पूरा मोहल्ला बैठ के देखता था। ठीक। गांव मोहल्ले में जिसके यहाँ टीवी होता था वो सबसे ज्यादा रईस रईस माना जाता था, उसके यहाँ भीड़ लगा रहता था बच्चा सबका।
छुप छुप के सब देखता था। चलो हो गया। तो सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरोन हो गया, ये सब आपका क्या है? सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर नाम से ही पता चल जा रहा है, अर्धचालक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आधा चालन करेगा, है ना। अर्धचालक का मतलब बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कैरी करेगा। चलो नेक्स्ट लिखना, मेटल, नॉन मेटल, मेटल। अब क्या बचा हुआ है इसमें बताओ जल्दी। कंप्लीट हो गया। मिक्सचर में क्या क्या है? हेट्रोजीनस और हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस लिख लो विसमांग मिश्रण। नेक्स्ट लिखिएगा विसमांग मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। विसमांग मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें लिखिएगा इसमें दो या अधिक पदार्थों को, दो या अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित, दो या अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। एमसीक्यू कब से होगा? एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास से में भी करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी तो इंट्रोडक्शन हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कराएंगे तब एमसीक्यू भी कराएंगे। क्या लिखे हैं? इसमें दो या अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एयर, एयर हो गया, H2O एक्सेट्रा, ठीक है। ये दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में है तो उसको क्या बोला जाएगा? विसमांग। समझ में आ रहा है? अब जैसे आप डब्बे में आधा किलो अरहर का दाल डाल रखे हैं, आधा किलो उसमें चना रखे हैं, चना का दाल है ना, मूंग का दाल है, एक मुट्ठा दाल निकालेंगे तो सबका दाना बराबर बराबर हाथों में तो आएगा नहीं। अरहर का 10 गो आया, मूंग का 20 गो आया, ऐसे करके आएगा, है ना। तो वो विसमांग मिश्रण है। और कुकर में डाल के एक सीटी मरवा दिए तो क्या हो गया? समांग मिश्रण हो गया। तो समांग एको सीटी में बन गया तो समांग मिश्रण है। समझ में आ गया? जैसे एयर है, तो एयर को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 21%। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब यहां पर देख रहे हो एयर में सबका अमाउंट एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ऑक्सीजन कुछ और है, नाइट्रोजन कुछ और है, ये अलग है, सबका रेशियो डिफरेंट है। आयरन, एयर में आयरन कहां से हो गया? हाँ तो इनर्ट गैस है, वो बहुत कम रहता है, वो 0। चलो ये हो गया। एयर को हम लोग किस में रखेंगे? विसमांग मिश्रण में। नेक्स्ट लिखो समांग मिश्रण। समांग मिश्रण, कॉपी पलट के देखिए क्या बोलते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें लिखिएगा इन्हें, इन्हें विलयन, इन्हें विलयन, विलयन ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन भी कहते हैं। इन्हें विलयन भी कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं, इसके निम्न प्रकार हैं। पहला लिखो कोलवाइडल सॉल्यूशन, कोलवाइडी विलयन, कोलवाइडल सॉल्यूशन, कोलवाइडल सॉल्यूशन या कोलवाइडी विलयन। इसमें लिखिएगा इन्हें छन्नक पत्रक, फिल्टर पेपर, इन्हें छन्नक पत्रक या फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता। इन्हें छन्नक पत्रक से छाना नहीं जा सकता।
नहीं, बायोलॉजी का भी एमसीक्यू नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर शुरू करवाएंगे सेशन, ठीक है, उसमें करा देंगे। यूट्यूब पर सेशन साइंस का शुरू कराएंगे कुछ दिन में, साइंस उसमें सबका हो जाएगा, पीआईटी टीजीटी पीजीटी सबका रहेगा। चलो हो गया। इन्हें छन्नक पत्रक से छाना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, स्याही, स्याही इंक, ब्लड, दूध इत्यादि। समझ में आ गया? अब जैसे स्याही है, स्याही को आप फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हो। ब्लड भी क्या है? सॉल्यूशन है। ब्लड सॉल्यूशन है ना जी, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। उसको फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। कैसे छानेंगे? डायलिसिस से छानेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर कोलोइडल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसे फिल्टर पेपर से आप नहीं छान सकते। उसके बाद लिखो सेकंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन लिखिएगा। इन विलयनों में अंतः आणविक स्थान, इन विलयनों में अंतः आणविक स्थान, अंतः आणविक इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान नहीं होता। इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। सेकंड, थर्ड लिखिएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन लिखिएगा। इनमें अंतः आणविक स्थान, अंतः आणविक स्थान होता है, अंतः आणविक स्थान होता है। और फोर्थ लिखिएगा, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन लिखिएगा। इसमें विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा या ऊष्मा द्वारा, या ऊष्मा द्वारा अंतः आणविक स्थान, अंतः आणविक स्थान बनाया जाता है, ऊष्मा द्वारा अंतः आणविक स्थान बनाया जाता है। अब इसको समझ लीजिए फटाफट। देखो, आपके पास अगर कोई विलयन है, ठीक है, एक बीकर में आपके पास कोई विलयन है। विलयन क्या है? मान लो इसमें आपके पास 5 लीटर पानी है, ठीक है, 5 लीटर क्या है आपके पास? पानी। और इस 5 लीटर पानी में कुछ फिक्स कैपेसिटी होगा ना। 5 लीटर पानी की कैपेसिटी क्या होगी? फिक्स होगी। क्या फिक्स होगी? इसमें 2 किलोग्राम चीनी अगर घुल सकता है, मान लो 5 लीटर पानी में कितना चीनी घुलेगा? 2 किलो। अब इस 2 किलो चीनी को आपने इसमें घोल दिया, तो इस पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, यानी पानी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें अगर आप चीनी घोलना चाहोगे तो घुलेगा? और भाई पानी में चीनी, एक गिलास पानी में आप चीनी घोल रहे हैं, एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगा, सारा का सारा चीनी पेंदी में बैठने जाएगा ना। इसका मतलब क्या? वो पानी क्या हो गया? सैचुरेटेड। क्या हो गया? सैचुरेटेड। पानी में चीनी क्यों घुल रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ना, इसीलिए घुल रहा है। वो स्पेस जैसे ही भर जाएगा, चीनी घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो डेंसिटी फुल होने के बाद पदार्थ क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब यही 5 लीटर आपके पास पानी है, इसमें आप 2 किलो के जगह पर मान लो 1 किलोग्राम, 1 किलो 800 ग्राम चीनी घोले हो, तभी इसमें 200 ग्राम और एडजस्ट होगा, तभी विलयन क्या है? असंतृप्त, यानी अंतः आणविक स्थान उसमें है, उसमें कोई पदार्थ मिला सकते हो, ठीक है।
तीसरा सुपर सैचुरेटेड, आपके पास 5 लीटर पानी है, 2 किलो चीनी घोल के आपने इसको क्या कर दिया, सैचुरेटेड। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ और मिलाने की जरूरत है, तो इस पानी को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो इसका चीनी जो होता है या फिर जो पदार्थ मिलाया गया है वो वाष्पीकृत होकर के बाहर चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और फिर इसमें अंतःआण्विक स्थान बन जाता है, और फिर उसमें वो पदार्थ मिला देते हैं, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं। क्लियर है? तो 3 स्टेट में हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। और एक क्या था, कोलोइडल था। समझ गए? भोज भात में खाने के लिए गए, 3 पूड़ी खाने का भूख है, पूरा 3 को पूड़ी मिल गया, समझिए, जितना खाने गए थे जो सोच के उतना खा लिए, तो आप क्या हैं, क्या कहोगे, सैचुरेटेड है। क्या कहोगे, सैचुरेटेड। और गए थे 13 पूड़ी खाने के लिए, 5 पूड़ी में पूड़ी खत्म हो गया, है ना, पूड़ी खत्म हो गई, वहां से निकलोगे तो क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त है ना। और जितना खाना था 13 पूड़ी वो खा लिए, और बाहर निकले तो दिखे कि आइसक्रीम तो खाए ही नहीं, लेकिन हो क्या गए हो, सैचुरेटेड। पहले से क्या हो चुके हो, सैचुरेटेड। आइसक्रीम बाद में दिखा, कैसे खाओगे, जिलेबी बाद में दिखाई, इमरती बाद में दिखाई, सब बाद में दिख रहा है तो क्या करोगे, इनो हजमोला खोजोगे ना, क्या अपने आप को, आप ऐसा थोड़ी आग पर बैठ जाओगे अनसैचुरेटेड करने के, क्या करोगे, इनो हजमोला ये सब खोजोगे, थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हो, तो फिर अपने आप को क्या किया, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर हो गया? तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पदार्थ में यही लिखवाए थे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब चैप्टर शुरू। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको देखिए, कौन सा वर्ड है, एटम, एटम, ठीक है, 2 शब्दों से बना है। पहला वर्ड इसमें क्या है, ए, और दूसरा टॉम। ए वर्ड थोड़ा सा निगेटिव में जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा नॉट, और टॉम का मतलब हो जाएगा टू बाइट, ठीक है। जिसे काट सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टॉम, और जिसको नहीं काट सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, एटॉम। समझ में आया? तो जो वैज्ञानिक इस शब्द को रखा, एटम, कौन रखा था, जॉन डाल्टन। कौन रखा था, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने ये शब्द इसलिए चुना था क्योंकि एटम का डेफिनेशन यहीं से निकल गया, पदार्थ के अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, एटम। अनडिवाइडेड पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो एटम शब्द दिया था जिसका मतलब होता है नॉट टू बी डिवाइडेड, जिसको बांट नहीं सकते हैं, नॉट टू बी बाइट, जिसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के समय में एटम को काट काट करके धज्जियां उड़ा दिया जाता है इसका, है ना। तो डाल्टन जो एटम शब्द रखा था, ये शब्द अपने आप में सही नहीं है, गलत शब्द है, इसको चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन चेंज हुआ नहीं अभी तक। वैज्ञानिक लोग पता नहीं इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस शब्द को क्या कर देना चाहिए था, बदल देना चाहिए था। बिकॉज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन, मेसोन, बोसोन, न्यूट्रिन, है ना। तो इतने सारे पार्ट में एटम को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो ये शब्द सही है कि गलत है, गलत शब्द है। शब्द क्या है, गलत है, लेकिन हम लोग ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो एटम का मतलब होता है टू बाइट, नॉट टू बाइट, जिसको काट नहीं सकते हैं। सबसे पहले ये एटम शब्द नहीं था, सबसे पहला जो शब्द था वो कौन सा था, परमाणु। कौन सा शब्द था, परमाणु। परमाणु शब्द जो है ये 2 शब्दों से बना है, परम जोड़ अणु, ठीक है, परम जोड़ अणु। परम का मतलब होगा छोटा, सबसे छोटा, और अणु का मतलब वही एटम, पार्टिकल, कण, ठीक है। सबसे छोटा कण उसको क्या कहा जाता है, परमाणु। डाल्टन थोड़ा गलती कर दिया, शुरुआत के समय में जो ये परमाणु शब्द आया था ना, ये परमाणु बहुत सही शब्द है। इस शब्द को देने वाले भारत के एक ऋषि थे जिनका नाम था कनाद। क्या नाम था, कनाद, ऋषि कनाद। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था, परमाणु। तो परमाणु तो समझ में आता है, इन्होंने केवल कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है।
इन्होंने ये नहीं कहा कि पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। अभी कलम बना है, कलम को काटते जाए, कैसा समय आएगा कि सबसे छोटा कण बचेगा, उसी छोटे कण को कनाद साहब ने कह दिया कि वो क्या है, परमाणु है। ये आया जब जॉन डाल्टन, तो अपना बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा लगाया, उसमें मिला दिया एक लाइन, इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको हम लोग बांट नहीं सकते, यहीं पर ही फंस गया। लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी में डेफिनेशन दिया था तो उसके डेफिनेशन को मान्यता ज्यादा मिल गई। तो फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या फादर ऑफ एटम का नाम जब आता है तो हम लोग ऋषि कनाद का नाम नहीं लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, जॉन डाल्टन। समझ में आया? पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा परमाणु शब्द, परमाणु शब्द ऋषि कनाद द्वारा, परमाणु शब्द ऋषि कनाद द्वारा दिया गया था, ऋषि कनाद द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, जॉन डाल्टन, हाँ इसके बाद का पॉइंट है, जॉन JOHN, जॉन डाल्टन DALTON, जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना की, जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना की जानकारी दी, परमाणु संरचना की जानकारी दी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का जनक, फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला पॉइंट, डाल्टन ने एटम शब्द दिया, एटम शब्द दिया और कहा इसे तोड़ा नहीं जा सकता। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगला पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत गलत साबित हो गया, क्योंकि एक एटम को कई सब एटॉमिक, एक एटम को कई सब एटॉमिक SUB सब एटॉमिक ATOMIC कई सब एटॉमिक कणों में तोड़ा जा सकता है, कई सब एटॉमिक कणों में तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, कॉमा न्यूट्रीन, न्यूट्रीन, कॉमा बोसोन, कॉमा मेसोन, मेसोन इत्यादि, मेसोन इत्यादि। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, डाल्टन ने सर्वप्रथम एक परमाणु के
एक परमाणु के गोलाकार आकृति की व्याख्या की। एक परमाणु के गोलाकार आकृति की व्याख्या की। मतलब एक एटम देखने में कैसा होता है? राउंड शेप, गोलाकार होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने। एटम कैसा होगा? गोलाकार। किसने बताया? डाल्टन ने। समझ गए? अब परमाणु का अगर जो कण का बात किया जाए तो परमाणु में होता है फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, TFP, और एक होता है परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। समझ गया? तो टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल जो है, इसमें हम लोग रखते हैं किसको किसको? मेसोन को, बोसोन को, लिख लीजिए, न्यूट्रिन को, पॉजिट्रॉन को, इन सबको रखा जाता है। और परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखा गया है। हो गया? लिख लिए? तो पदार्थ फंडामेंटल पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं मौलिक कण। ठीक है, तो मौलिक कण जो होता है, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जिससे वो बना हुआ है, एटम जिससे बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो दो तरीके का है, एक अस्थाई मौलिक कण और दूसरा अस्थाई मौलिक कण। ये क्या है? अस्थाई मौलिक कण, परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। और वो क्या है? टेम्पोररी, यानी अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण आवश्यक नहीं कि हमेशा रहे ही। ठीक है, हर एक एटम में परमानेंट रहे तो वो सब परमानेंट रहने वाले मौलिक कण नहीं है। किसी भी एटम में परमानेंट जो मौलिक कण रहेगा वो सिर्फ तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको छोड़ करके बाद बाकी सबका सब क्या है? अस्थाई मौलिक कण है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। परमाणु के केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, कॉमा, यह धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यह धनावेशित होता है। अगला पॉइंट, परमाणु का कुल भार, परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में होता है। नाभिक में होता है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे मान लो यह सोडियम का एक एटम है, तो सबसे पहले क्या होगा? ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और बाहर अलग अलग कक्षा हो गया, ऑर्बिट हो गया। तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का आकार कैसा हो गया? गोलाकार। तो परमाणु का जो सेंटर है, केंद्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक, या फिर क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु का कुल जो भार है, मास है, वो किससे है? तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियस से है। किससे है? न्यूक्लियस से है। अच्छा एक बात बताओ, हम कहें कि किसी एटम का जो मास है वो किसके चलते हैं? ऑप्शन ए में आपको हम दें इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। बी ऑप्शन दें, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन दे अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और चौथा ऑप्शन दे नॉन ऑफ दीज। हाँ, तो आप क्या कहोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कंफर्म? अब एक फॉर्मूला है, जेड से हमको ए से हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को, ठीक है। और जेड से किसको करते हैं? एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर जो होता है और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के, जेड बराबर पी। और ए किसके बराबर होता है? पी प्लस एन, ठीक है। एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे अगर हम कहें कि सोडियम 11 है, ठीक है, तो सोडियम 11 है, तो इस पर बताइए कि सर कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पूछेंगे तो एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है। समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट कर रहे हैं वो भी क्या होगा? 11। एटॉमिक मास अगर पूछें ए, तो कितना होता है? 23। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 23। मेरी बात ध्यान से समझना। तो जब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो ये ऑप्शन कैसे गलत है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर संख्या में होता है ना। यहां पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। मैग्नीशियम है मान लो Mg, एटॉमिक नंबर 12, तो ई कितना है? 12। पी कितना है? 12। जेड कितना है? ए कितना है? 25। अरे भाई है ना 25। हाँ, तो अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास अगर कहना चाहें कि सर बताइए इसका एटॉमिक मास क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 25, तो यह भी तो हम लोग कह सकते हैं कि ई प्लस ये ई प्लस एन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमको क्या कहना है? पी प्लस एन, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर संख्या में है। बताओ, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ, क्वेश्चन फिर बोले, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हमने पूछा क्या? परमाणु का भार किसके चलते होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और, ठीक है। दूसरा बात हमने कहा कि प्रोटॉन जितना होता है उतना ही संख्या में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाया, जैसे एल्युमिनियम है 13, तो एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन भी कितना है? प्रोटॉन भी कितना है? 13। तो हम लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जगह है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन? हाँ, तो निगेटिव चार्ज होने से क्या? एटॉमिक मास तो उसमें भी है ही ना। क्या जीरो हो जाएगा? कैसे जीरो हो जाएगा चार्ज? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन में भी -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो चार्ज तो बराबर है, कैसे कैंसिल हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिखा था, इलेक्ट्रॉन किससे कैंसिल होगा? न्यूट्रॉन पर तो नो चार्ज है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा? लिख रहे हैं ऑनलाइन में, अब कल बताइएगा, अब समझ में नहीं आ रहा है।
अब केमिस्ट्री शुरू हुआ है तब समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक कहानी पढ़ रहे थे तो समझ आ रहा था। देखो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका कुछ फिक्स है नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थिर बैठा हुआ है बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में गति कर रहा है। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ के भाग जाता है। चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके अगले ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग मास में नहीं रखते हैं, भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो हमेशा अगर पूछना हो कि परमाणु का भार किसके चलते है, तो किसके चलते कहोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, लेकिन यह भी सही है कि परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चलते भी हो सकता है, क्योंकि आंसर उतना ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है आप क्या कहोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, आज इतना ही रहने दो। सारा चैप्टर का एमसीक्यू करा देंगे, निश्चिंत रहिए।